हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9 यूनिट 6 रेखाएं और कौन कर रहे हैं हम, यानी लाइन एंड एंगल्स। और हम कर रहे हैं 6.2 और 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच गए। अगर इससे पहले का आपको वीडियो चाहिए तो फिर आपको मेरे चैनल पे जाकर आप इससे पिछले सारे चैप्टरों का वीडियो आप उसे देख सकते हो और वहां पर सीख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, और जो क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ना, क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक मसाला है ना, साइंस का भी थोड़ा सा ऐड हो रहा है, कंसेप्ट ऐड हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा और भी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बन जाता है और यानी रिलेशेबल क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर आप ऐसा बोल सके तो, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, मैं आपको समझाता हूँ और क्वेश्चन को हम इसे करने का प्रयास करते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ही आसान हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समय देना है और ध्यान समझने का प्रयास करना है, राइट। कहता आकृति में पी क्यू और आर एस, यानी दो दर्पण है बेटा। ये देखो, ये जो पी क्यू है ना, ये आर एस दर्पण है। अब देखो दर्पण होगा तो फिर क्या है, ये जो मैंने ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक ये लगाया मैंने, ये क्या, तो ये पेंट किया हुआ है ना, दर्पण ऊपर से पेंट है, इधर से पेंट है, यानी इधर से चमकदार हिस्सा और इसका इधर से चमकदार हिस्सा है, राइट। फिर क्या हुआ, ये समांतर रखे हुए, तो ये पी क्यू और आर एस ये दोनों के समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आपतन किरण ए बी ना, आप ये जो एक किरण है क्या, वो अब एक रेज आई और वो दर्पण के साथ टक्कर खाया, ए बी टक्कर खाया। और जब आपको पता ही है कि साइंस में क्या होता है, जब हम दर्पण के साथ कोई टक्कर खाता है कोई किरण, तो फिर टक्कर खाया वो, और फिर यहाँ से टक्कर खा के क्या हुआ, फिर वो यहाँ से इधर की तरफ मूव कर गया, यानी बीसी की तरफ मूव करा, और बीसी से फिर जब इस दर्पण जब फिर टक्कर खाया तो फिर इधर की तरफ मूव कर गया वो। तो इस तरीके से वो दर्पण जो है, वो जो रेज है वो क्या कर रहा है, टक्कर खा के मूव आउट कर रहा है, राइट। तो ये जो परावर्तित किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और फिर परावर्तित हो जाती है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित हो गया, और फिर ये यहाँ से क्या होगा, ये आपतित किरण बन गया। तो तथा बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराते तो पुनः सी डी के अनुदिश चली जाती है। सिद्ध करना है आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है वो समांतर रेखा है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किरणें अक्सर ऐसे ही होती है कि जब क्रॉसवर्थ ना, जिस क्रॉसवर्थ अगर टक्कर खा रही है तो वो क्रॉसवर्थ जितना एंगल है, मतलब इसके साथ बनाएगी अभिलंब के साथ, उतना ही एंगल से वो, मैं अभी लंब खींच कर दिखाऊंगा, तो उतना ही वो क्या करती है, उस एंगल से परावर्तित भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। देखो उसको करना कैसे है आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके पास P, आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, दिया है। तो दिया में क्या लिखना है बेटा आपको, तो दिया हुआ है दो दर्पण PQ और RS, ठीक है ना, जो कि क्या है, समांतर है, जो कि समांतर रखे हुए हैं, तो यानी PQ समांतर हो जाएगा RS के, ठीक है। ये बात हुई है। और क्या बात दी हुई है, तथा तीन रेज है ना, रेज, ठीक है, तथा आप ऐसा कर सकते हैं, तथा AB BC तथा CD है ना, क्या है, किरणें हैं। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अच्छा, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है बेटा, आपको ये सिद्ध करना है कि जो AB है ना, AB जो है वो समांतर है, AB किसे समांतर है, CD के सिद्ध करना है। इसके सिद्ध करने के लिए आपको इसमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी कर रहा हूँ, रचना लिख रहा हूँ। रचना क्या, मेरे को एक अभिलंब खींचना है, ये देखो यहाँ से है ना, ये अभिलंब खींचना है मेरे को, ये खींचा मैंने अभिलंब, ठीक है बेटा, जिसको मैं BM, और एक और अभिलंब मैंने यहाँ से भी खींचा, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सीधा, जिसको मैंने बोल दिया N, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रचना में मैंने क्या, जो BM है लंब का निशानी होता है, जो BM लंब किसके ऊपर खींचा मैंने, PQ के ऊपर, PQ, तथा एक और लंब खींचा मैंने CN लंब किसके ऊपर खींचा, RS के ऊपर खींचा, ठीक है बेटा। ये मैंने ऐसा काम कर दिया। अच्छा, अब ये रचना मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, प्रमाण देना शुरू करता हूँ। तो हमारा, आपको मैंने पहले ही बता था कि जो थ्योरम का क्वेश्चन होता है बेटा, तो 4 भागों में बटा होता है, दिया है, सिद्ध करना है, और जरूरत पड़े तो रचना, और उसके बाद क्या होता है, प्रमाण, राइट। तो अब यहाँ से मैं प्रमाण शुरू कर रहा हूँ। प्रमाण में देखो हमारे पास क्या है कि पहले मैं आपको ये लिख दूंगा कि जो BM है वो लंब है PQ के ऊपर, तथा CN लंब है किसके ऊपर, CN जो लंब है वो RS के ऊपर,
ये रचना से हो गया। अगर देखो आपको यहाँ पे अब समझना है क्या है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, इस रचना से हमारा एक बिल्कुल अच्छा सा रिजल्ट निकल के आएगा कि जो बी एम है, ये जो बी एम है, ये जो अभिलंब है, इसको मैं अभिलंब बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, साइंस का कंसेप्ट क्या कहता है, जब हम अभिलंब खींचते हैं तो और जब कोई आपतित किरण जाता है तो जितना एंगल वो अभिलंब के साथ बनाता है ना, मान लो ये 50 डिग्री का बनाया, तो जब परावर्तित होगा तो वही 50 डिग्री पे परावर्तित होगा। तो इंसिडेंट रे को आई से डिनोट करते हैं और ये इसको आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्सिव रे को। तो आई और आर क्या होता है, साइंस क्या कहती है, क्या अभिलंब के साथ जितना एंगल, तो आई और आर क्या होता है बेटा, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, उसका जो एंगल होता है ये बराबर होता है। ये एंगल होने का मतलब ये जो कोण जा रहा है, और ये अभिलंब के साथ यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो, और यहाँ से अभिलंब से ये जो दूसरा पार्ट बन रहा है, दूसरा कोण क्या होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा हमेशा, राइट। अगर 30 पे जा रहा है तो 30 पे ही रिफ्लेक्ट होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो और एक बात और खास बात ये होती है कि आपको ध्यान रखना है कि देखो जैसे पी क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, तथा यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू समांतर है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू समांतर है आर एस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये अगर आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है ये कंसेप्ट कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसके साथ मैं लंब डाल दूं, तो क्योंकि ये लंब बिल्कुल सीधी रेखाएं होती है और ये समांतर तो खुद है ये, और जब हम लंब डालेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, और ये भी क्या स्ट्रेट आएगा। तो इस समांतर रेखाओं के बीच अगर हम अभिलंब डालते हैं तो वो दोनों रेखाएं भी क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो अतः आप कह सकते हो कि जो बी एम है वो समांतर हो जाएगा किसके, सी एन के, ठीक है ना। समांतर रेखाओं के बीच अभिलंब, समांतर रेखाओं के बीच खींची गई लंब समांतर होती है। आप रीजन भी देंगे, खींची गई लंब समांतर होती है, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा मेरे को, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर ये जो बी एम है, अगर ये सी एन, ये दोनों अगर समांतर हो जाएगा तो बेटा आपको ये ध्यान देना है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल क्या होगा, ये 4, ठीक है बेटा। तो आप क्या देखेंगे, जब बी एम समांतर हो जाएगा सी एन के, तथा और ये बी सी क्या एक प्रकार से क्या है, तिर्यक रेखा है, बी सी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जहाँ पर बेटा रेखा समांतर हो और उसको बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा उसे काट रही हो, तो क्या होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के, ठीक है ना। इसको आप समीकरण 1 बोल दो और रीजन क्या बता दो, ये क्या है, एकांतर कोण है, क्या ये एकांतर कोण है। इसका बहुत बड़ा यूज है, तो आपने स्टार्ट यहाँ से दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो साइंस वाला कंसेप्ट है उस बात को बात करते हैं। और यहाँ पे समीकरण आपके पास एक समीकरण जनरेट हुआ है, तो अभी आपके पास दूसरा और तीसरा समीकरण भी जनरेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि जो रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे और ये अभिलंब है, तो ये जो कोण है, कोण 1 और कोण 2, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपतन किरण यानी आई और आर क्या होता है, ये आई होगा, ये एंगल आई होगा, ये एंगल क्या होगा, आर हो जाएगा। तो आई और आर क्या होता है, साइंस के हिसाब से वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, एंगल जो 1 है वो जाएगा एंगल 2, तथा और इधर से क्या हो जाएगा, देखो ये भी अभिलंब है, तो ये आया ना इंसिडेंट, ये आया तुम्हारा रिफ्लेक्टिव और फिर ये वापस ना ये अभी इसके वैसे इस एंगल को देखा जाए तो ये बन जाएगा इंसिडेंट हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इसका क्या बोलेंगे, परावर्तन का नियम। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, परावर्तन का नियम लागू हो रहा है, ठीक है ना। परावर्तन का नियम यही बताता है कि बेटा ये जो एंगल जब जाएगा तो ये, और जब रिफ्लेक्ट होगा और अभिलंब खींचो तो जो दो कोण बनेगा क्या होता है, बराबर होता है। ये इससे कहते हैं परावर्तन का नियम। अब हम क्या देख रहे हैं, अब मेरे पास देखो समीकरण 1 बन गया, यहाँ पे समीकरण 2 बन गया, और ये समीकरण 2 बन गया आपके पास, और ये क्या बन गया, समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। अब हमारे पास 3 समीकरण है, क्या है ये 3 समीकरण, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ लिखोगे समीकरण 1, 2 और किससे 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से व्हाट विल हैपन, क्या हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पर कि आप कोण 2 बराबर है कोण 3 के, है ना। और आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में जो सारे कोण है वो क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ कहते हैं कोण 2 बराबर है कोण 3, तो कोण 1 बराबर कोण 2 तो है ही है,
कौन एक बराबर क्या हो जाएगा, देखो कौन एक और दो तो बराबर है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब ये कौन दो है वो 3 के बराबर, देखो यहाँ पर कौन दो किसके बराबर है, कौन दो किसके बराबर, 3 के बराबर, तो ये कौन दो है वो 3 के बराबर भी हो गया। और जब ये कौन दो के बराबर है तो कौन 3 किसके बराबर, 4 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया इक्वेशन नंबर 5 की। जब आप ध्यान से आपको क्या करना है, ध्यान समझने का प्रयास करना है। कौन 1, 2 और 3 को फिर से मैं इसको समझाता हूँ। देखो कौन 1 और 2 तो पहले से ही बराबर है, यहाँ समीकरण 2 के हिसाब से। अब कौन 2 किसके बराबर है, कौन 3 के बराबर है, यह प्रमाणित कर चुके हैं हम, है ना। प्रमाणित कौन 2 और कौन 3 क्या है, बराबर है। तो ये कौन 2 और 3 बराबर हो जाएगा। और फिर कौन 3 और कौन 4 क्या है, कौन 3 4 के बराबर, तो फिर कौन 3 के 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों कौन क्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो। ये हमारे लिए जो मैंने प्रूफ किया है, हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए एक अचीवमेंट है, राइट। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अतः फाइनल रिजल्ट अब क्या बनेगा, आप क्या कर सकते हो तो ये चारों कौन बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, जब ये चारों बराबर तो कौन 1 प्लस में कौन 2 एक तरफ रख सकते हो, और कौन 3 बराबर कौन 3 प्लस में कौन 4 एक तरफ रख सकते हो, क्योंकि ये सबके सब क्या है, बराबर। देखो सपोज अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है ना, और ये भी 30 ये भी 30, तो कौन 1 प्लस में 2 क्या होगा, 60 हो जाएगा, कौन 3 हो जाएगा ये भी क्या है 60, तो आपस में ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कौन 1 प्लस में 2। और ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मेरे को जो प्रूफ करना है वो इसी की मदद से आना है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कौन 1 प्लस में 2, कौन 1 प्लस में, ये समझ में आ गया आपको बात, कौन 1 प्लस में 2 लिख सकते हैं इधर से, कौन 3 प्लस में कौन 4 लिख सकते हैं। तो कौन 1 प्लस में 2 किसके बराबर है बेटा, ए बी सी के बराबर है, एंगल ए बी सी के बराबर है, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो ये गया है ना, यहाँ से ये गया, तो ये जो कौन 3 प्लस में 4 कौन है, बी सी डी के बराबर है, बी सी डी के बराबर है, ठीक है ना, बी सी डी के बराबर। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि आपको ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब बराबर होता है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि ये और, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब ये जो एकांतर कोण कब बराबर होता है, जब वो तिर्यक रेखा के बीच में, जो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होता है। तो देखो यहाँ से ये गया ना, ये एंगल ये जा रहा है, ये समांतर रेखाएं होंगी, तभी तो ये और ये क्या बना रहा होगा, है ना, ये और ये क्या बना रहा होगा, आपका एकांतर कोण बना रहा होगा ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जबकि ये कोण एकांत, अच्छा ठीक है, ये बराबर हो गया ना। जबकि ये कोण क्या है, एकांतर भी है, क्या है, एकांतर भी है, तथा अब देखो ध्यान से, तथा ये जो BC है एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, BC एक तिर्यक रेखा है। तो देखो जब आपकी 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर देखो समांतर रेखा है ना, तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, ये तिर्यक रेखा होती है। अब क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि समांतर रेखा है, तो इसका ये और ये कोण क्या होता है, एकांतर होता है, ये वाला और ये कोण एकांतर होता है, ठीक है ना। 3 बातें ना, एक तो ये बात की, पहली बात ये कि ये और ये क्या समांतर है, तो ये क्या और ये तिर्यक रेखा होगी, दूसरी बात तो ये क्या हो जाए, एकांतर हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 बात रिवर्स दे रखा है, ये और ये कोण बराबर दे रखा है, एकांतर कोण बराबर और तिर्यक रेखा दे रखा है। तो तीसरा रिजल्ट क्या आएगा कि यानी ये वाली जो लाइन है और ये वाली क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अतः ये जो ए बी है वो किसके समांतर है, ए बी समांतर किसके, सी डी के, ठीक है, ये प्रमाणित हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 बातों का कंसेप्ट है भाई कि अगर लाइन समांतर दे रखा है, जनरल तौर पे होता क्या होता है कि लाइन समांतर दिया होता था और एक तिर्यक रेखा दी होती, तो हम बोलते थे ये एकांतर है। अब एकांतर कोण बराबर पहले से दिया हुआ है और तिर्यक रेखा दी है, तो तीसरी बात क्या रहेगी कि जो रेखा समांतर रहेगी, तो हम क्या बोल पाएंगे कि जो रेखा है ये जो ए बी और ए सी डी क्या है, वो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैंने आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया, या होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और समझ में आया तो क्या करना है, यस इसको ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन भी है, और एग्जाम में आने का बहुत चांस भी होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करने की जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर करना है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। और अगर आप इस चैनल के साथ नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस चैनल के साथ पुराने हो तो इस चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ आपको मैथ में एक्सपर्ट, वो भी बहुत आसान तरीके से आपके लिए मैथ लेकर आऊँगा और मैथ में आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बस थोड़ा समय देना है और मेरे चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है ना। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।